ऑन 20th में 2023 दिल्ली के एक इलाके शाहबाद डेरी में एक चलती फिरती गली में, लोगों से भरी गली में एक लड़की की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम साक्षी बताया जाता है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो आ जा रहे होते हैं, जो लोग खड़े होते हैं, सभी लोग तमाशबीन बने रहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये निकल के आता है कि आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार है कौन। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि साहिल जिम्मेदार है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि झबरू जिम्मेदार है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पर खड़े जो लोग थे, जो आ जा रहे थे, वो जिम्मेदार है, वो चाहते तो उसको बचा सकते थे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पुलिस जिम्मेदार है, और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो लड़की खुद ही जिम्मेदार है। उनका ऐसा मानना है कि जो 15-16 साल की एज होती है, वो कोई उम्र होती है ऐसे प्यार और रिलेशनशिप में जाने की, तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा बहुत सारे जो प्राउड हिंदू हैं, उनको प्रॉब्लम इस बात से है कि जो लड़का है वो मुस्लिम है, तो किसी मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप में जाएगी तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि एलजी जिम्मेदार है, बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल जिम्मेदार है, और जो हमारे प्राउड हिंदुओं के जो लीडर हैं, उनका कहना है कि लव जिहाद और मुसलमान जिम्मेदार हैं। कब तक हमारी हिंदू बेटियां ऐसे अपनी जान गंवाती रहेंगी। लेकिन इनको जब अपनी हिंदू बेटियों की याद नहीं आती, जब हाथरस होता है, जब उन्नाव होता है, जब कठुआ होता है, जब और अभी जो पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर इनकी ज़ुबान नहीं खुलेगी। और अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक राजस्थान की एक वीडियो है, जिसमें एक लड़का जो है ज़बरदस्ती एक लड़की को उठा के वो फेरे ले रहा है, लेकिन उस पर इनकी ज़ुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये इनके एजेंडा को सूट नहीं करती। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज एन इंडिविजुअल और एक फेलो ह्यूमन बीइंग के बेसिस पे क्या हम लोग भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि क्या साक्षी की मौत का जिम्मेदार साहिल है? तो इसका जवाब है नहीं, साक्षी की मौत का जिम्मेदार साहिल नहीं है। असल में आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी तलवार से किसी का कत्ल कर दूं, तो उसकी मौत का जिम्मेदार क्या वो तलवार है या मैं हूं? ऑब्वियसली मैं हूं। इसी तरीके से साहिल नाम की तलवारें या साहिल जैसी तलवारें इस देश में रोज़ बनती हैं, रोज़ बनाई जाती हैं। साहिल जैसे लोग माँ के पेट से पैदा नहीं होते हैं। साहिल जैसे लोग इस देश का जो भ्रष्ट, करप्ट और जो पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसकी पैदाइश हैं, उसके प्रोडक्ट हैं। अब साहिल पैदा होते ही तो ऐसा नहीं रहा होगा। वो जो बना, जिस तरीके का वो बना, जिस तरीके का हैवान वो बना, वो इसी समाज में पल बढ़कर इसी समाज से बना। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने वाली हैं कि असल में ऐसे कुछ हालात रहे होंगे, ऐसा कुछ माहौल रहा होगा, ऐसी कुछ कंडीशन रही होंगी, ऐसी कुछ सिचुएशन रही होंगी कि वो साहिल जिसको हम आज जानते हैं, वो साहिल वैसा बना। वो नशा करता था, कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। आपको क्या लगता है कि साहिल की अगर एक अच्छी एजुकेशन हुई होती, वो एजुकेशन ले रहा होता, वो स्कूल जा रहा होता, वो ट्यूशन जा रहा होता, या फिर जो उसकी हॉबीज़ हैं वो उनको फॉलो कर रहा होता, किसी स्पोर्ट्स में होता, किसी एक्टिविटी में होता, उसकी जो एक बच्चे की जो छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी हो रही होती, उसके अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता, वीकेंड पे उसके माँ बाप उसको कहीं घुमाने ले जा रहे होते। तो अगर इस तरीके की चीज़ें इस माहौल में, इस परवरिश में अगर वो पला बढ़ा होता, तो शायद वो साहिल जिसको हम आज जानते हैं वो साहिल ना बना होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, गरीबी की वजह से, और उसकी एनर्जी को सही दिशा ना मिल पाने की वजह से। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सब के लिए जिम्मेदार है यही हमारा करप्ट, भ्रष्ट सरकारी तंत्र और व्यवस्था। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब मीडिया कर्मियों ने वहाँ के आसपास के लोगों से जब ये बात पूछी, जब उन्होंने डिटेल मांगी कि भाई ये घटना आपके आसपास कैसे हो गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं जो है यहाँ पर आम बात है, ऐसी घटनाएं यहाँ पर रोज़ होती हैं। हर तरह की चोरी, डकैती, लूट, मारपीट, झगड़े, यहाँ तक कि मर्डर भी, और हर तरह का नशा। और उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ भी बताई कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट टॉयलेट है, अगर आप उसमें चले जाएँ तो आपको पूरा टॉयलेट जो है वो इंजेक्शन से भरा हुआ मिलेगा। तो मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते, आप लोग इसकी कंप्लेंट नहीं करते, पुलिस को नहीं बताते, तो उन्होंने बोला कि हम लोग कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वो आते नहीं हैं, और जब आते हैं तो उनको गाड़ी में बिठाते हैं और थोड़ी दूर पे ले जाके उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। तो जब वो छोड़ देते हैं तो अगली बार जब वो बंदा सोसाइटी में वापस आता है तो और हिम्मत के साथ वो काम करता है, और ऐसे 2 साहिल से 4 साहिल बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, और क्राइम जो है बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अब अगर कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारियां हो जाएगी, तो क्राइम खत्म हो जाएगा, और अगर क्राइम खत्म हो जाएगा तो रिश्वत कैसे मिलेगी? और ड्रग्स के और क्राइम के पैसे में के धंधे में बहुत जो, अब ड्रग्स का तो आपको पता ही होगा कि छोटे छोटे से पाउच, छोटी क्वांटिटी भी लाखों करोड़ों में होती है, तो उसका रिश्वत भी बहुत ज़्यादा होता है। और वो रिश्वत ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले ही रखते हैं, जो करप्ट पुलिस वाले हैं वही रखते हैं। वो रिश्वत ऊपर से नीचे तक एसपी, डीएसपी और आपके जो विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी सब कुछ आता है।
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एरिया में ऐसा कोई वहाँ का विधायक है या एमपी है तो उसके एरिया में ये सब घटनाएं हो रही हैं और उसको इस बात की खबर ना हो, लेकिन सब लोग आंख बंद करके जो है पड़े रहते हैं, क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट जो है वो होता है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो सरकारी तंत्र व्यवस्था है, ये जो सेटअप है, इन सबको बनाता कौन है, इनका जिम्मेदार कौन है? तो इन सबको बनाता और चलाता है वही एमपी और एमएलए। और इन सबको लोकसभा राज्यसभा में चुन के भेजता कौन है? इन सबको लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी भ्रष्ट, करप्ट और जितने भी क्रिमिनल जो एमपी एमएलए हैं, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को चलाने का ठेका ले रखा है, उनको हम ही लोग अपने आंखों पर जाति, धर्म और अहंकार की पट्टी बांध कर लोकसभा और राज्यसभा भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और एक सोसाइटी के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पर हमें जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो साक्षी है वो खुद ही अपनी मौत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एट 16 years of age शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को धोखे में रख रही थी, अंधेरे में रख रही थी, तो अपनी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये जो विषय है, जो सोच है, ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक लंबे डिस्कशन की जरूरत है, एक सेपरेट वीडियो की जरूरत है, ताकि इस सोच के पीछे जो आधार है उसको समझा जा सके, क्योंकि यही वो सोच है जिसकी वजह से इस देश में हजारों लाखों लड़के लड़कियों का कत्ल बेरहमी से कर दिया जाता है, जस्ट बिकॉज दे डेयर टू लव समबडी, जो कि कंप्लीटली नेचुरल है, नॉर्मल है। और हर इंसान का, वेदर मेल और फीमेल, ये उसका बर्थ राइट है कि वो किससे प्यार करता है और किसके साथ अपनी जिंदगी स्पेंड करना चाहता है। और इसको नाम दिया जाता है ऑनर किलिंग का। अब मुझे तो नहीं समझ में आता है कि इसमें किसी इनोसेंट का कत्ल करने में क्या ऑनर है, लेकिन यहाँ पर इस केस के रिगार्डिंग एक मोटा मोटी बात कहना जरूरी हो जाता है ताकि इस बात को समझा जा सके। असल में होता क्या है कि व्हेन अ बॉय और अ गर्ल अटेन्स अ सर्टेन एज, जो कि रफली 13 to 17 ईयर्स होता है, जो कि टीनेज ईयर्स होता है, जिसको ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। इस ट्रांजिशन फेज में होता क्या है कि उनकी बॉडी में, उनके माइंड में, उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, एक नई पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है और अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, इसमें वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कम्प्लीटली नेचुरल है, नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है कि इस चीज़ को लेकर के, इस नई पर्सनैलिटी को लेकर के, इन चेंजेस को लेकर उनके मन में एक फियर होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, कन्फ्यूजन होता है, एक एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और ये इस टाइम पे जो है वो ऐसा किसी ऐसे बंदे को ढूंढना चाहते हैं, किसी ऐसे बंदे से बात करना चाहते हैं जो कि जिनसे वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकें, अपने मन की बातें जो है वो शेयर कर सकें। लेकिन वो जो है वो घर पे पेरेंट्स के साथ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, या फिर जो भी रूढ़िवादिता है, या जो सोसाइटी है, जो उनकी थिंकिंग है, पेरेंट्स या सोसाइटी उनको इस बात का हमेशा ही ऐसा एहसास दिलाते हैं कि भाई ये जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही खराब है, पाप है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि वो एक घुटन सी महसूस करते हैं और घर से ज़्यादा उनको बाहर जो है वो इंटरेस्टेड होने लगते हैं, क्योंकि बाहर उनको ऐसे फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो मिल जाते हैं जो उनकी बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम जो है कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी ये है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो फिर किसी हादसे का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इतने वो मैच्योर नहीं होते हैं कि एक रिलेशनशिप के या फिर किसी भी इन जैसी चीज़ों के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हैंडल कर सके, उसको समझ सकें। और जब वो किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो घर पे बता भी नहीं सकते, क्योंकि घर पे तो पहले ही जो है पेरेंट्स ने ये एहसास उनको करवा दिया कि भाई बड़े होकर तुमने कुछ पाप किया है। तो इसीलिए वो जो मन की बातें होती हैं वो मन में ही रखते हैं और किसी प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं और वो शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये पेरेंट्स की और एक सोसाइटी की बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई टीनेज किसी का सन है या डॉटर है तो उनकी फीलिंग्स को समझा जाए, जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट किया जा सके, उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता हो, ताकि बाहर इंटरेस्टेड होने से ज़्यादा वो आप में इंटरेस्टेड रहें और इन सब चीज़ों में पढ़ के जो है किसी क्राइम का शिकार ना हो। राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि लड़के का मुस्लिम होना इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मुसलमान जो है वो तो होते ही ऐसे हैं। यहाँ पर असल में ये बात समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो दोनों एक जैसे ही हैं, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। ऊपर से सुपरफिशियली वो अलग लगते हैं, क्योंकि उनके भगवान अलग हैं, उनके मंदिर मस्जिद अलग हैं, उनके खान पान का तरीका अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनके धर्म ग्रंथ अलग अलग हैं।
लेकिन जब आप डीप डाउन जाएंगे, जब आप उनकी साइकोलॉजी पे जाएंगे, तो आप पाएंगे कि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। क्योंकि किसी भी धर्म को मानने का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, या फिर चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, या कोई भी धर्म हो, उसको उसको मानने का जो बेसिक आइडिया है, जो रीज़न है, जो फाउंडेशन है, वो सेम है। एक हिंदू के घर में भी आपको वही कला और राजनीति मिलेगी, एक मुसलमान के घर में भी वही कला, वही राजनीति आपको मिलेगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब एक हिंदू किसी गाय को पूजा करने की बात करता है या उसको बचाने की बात करता है, तो ऐसा इसलिए नहीं करता है कि उसको उससे कोई प्रेम है, कोई लगाव है, या उसके ऊपर कोई दया है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करने से उसे पुण्य मिलेगा, ऐसा करने से उसे स्वर्ग मिलेगा, और ऐसा नहीं करेगा तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। और सेम जो है, अगर हम एक मुस्लिम के नजरिए से देखें, तो जब एक मुस्लिम किसी त्योहार पे जब किसी बकरे का कत्ल करता है, तो ऐसा वो इसलिए नहीं करता है कि उसको उस बकरे से कोई नफरत है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके भी धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पुण्य मिलेगा, उसे जन्नत मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों चीजों का जो बेसिक आइडिया है वो सेम है। दोनों केसेस में जो लालच और डर है, दोनों का फाउंडेशन है। अब आते हैं साहिल और साक्षी पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई साहिल खान ही किसी साक्षी का कत्ल करता है। ऐसे पता नहीं कितने राजेश, रमेश, रवि, शिवा भी रोज किसी न किसी साक्षी और रुखसाना का कत्ल करते हैं, लेकिन वो खबर आप तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है आज की राजनीति। आज की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की राजनीति है। और मेजोरिटी में है कौन? मेजोरिटी में है हिंदू। तो असल में अगर हिंदुओं का वोट चाहिए तो हिंदू जो है वो डरा हुआ होना चाहिए। इसीलिए एक खास एजेंडे के थ्रू, बिकी हुई मीडिया के थ्रू, बिके हुए दलालों के थ्रू आपको आपके कानों तक, आपकी आंखों तक ऐसी खबरें पहुंचाई जाती हैं जहां पे जो एक जो विक्टिम है वो हमेशा हिंदू होता है, और जो एक क्राइम करने वाला है, जो क्रिमिनल है, वो एक मुस्लिम होता है। और अब असल में अगर आप अभी देखें तो साक्षी हत्याकांड के बाद से ही पता नहीं कितने कत्ल हो चुके हैं, और इससे भी ब्रूटल, लेकिन वो खबर आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर जो विक्टिम और जो क्रिमिनल की आइडेंटिटी है वो उनके एजेंडे को सूट नहीं करती। और रही बात किसी हिंदू का किसी मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप में होने का, या किसी मुस्लिम का किसी हिंदू के साथ रिलेशनशिप में होने का, या फिर किसी सो कॉल्ड ब्राह्मण का किसी सो कॉल्ड दलित के साथ रिलेशनशिप में होने का, तो अगर वो एडल्ट हैं तो वो उनकी एक इंडिविजुअल फ्रीडम है, उनकी एक लिबर्टी है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात का उनको पूरा अधिकार देता है कि वो किसी के साथ चाहे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो धार्मिक और जातीय जो नफरतें हैं, जो दूरियां हैं, अगर उनको खत्म करना है तो ये जरूरी भी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि अगर मान लो किसी का जो फादर है वो मुस्लिम है, या उनकी मदर जो है वो हिंदू है, तो कैसे वो आगे चल के एक इंडिविजुअल के तौर पर कैसे वो किसी हिंदू से, या कैसे वो किसी मुसलमान से नफरत कर पाएगा। और यहीं पे जातीय स्तर पर देखें तब भी अगर किसी का फादर जो है वो ब्राह्मण है, किसी की मदर जो है वो दलित है, तो कैसे वो आगे चल के किसी ब्राह्मण से नफरत कर पाएगा, या फिर वो किसी दलित को अछूत बोल पाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम सभी को इस बारे में बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है, और इस तरीके का जो एजेंडा है उसको समझने की जरूरत है, और यहाँ पर एक रैशनल और एक लॉजिकल अप्रोच को अपनाने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पे फिलहाल इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।